गाइस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने एस के झा सर पब्लिकेशन की एनसीईआरटी वन लाइन के 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज इसके आगे से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? हृदय स्पंदन किससे नापते हैं? स्टेटोस्कोप से नापा जाता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट होता है। ये क्वेश्चन हमें देखा गया, काफ़ी बार पूछा गया है कि मूत्र में कितने प्रतिशत जल होता है, कितने प्रतिशत यूरिया और कितने प्रतिशत अन्य अपशिष्ट होते हैं। पत्ती द्वारा जल का बाष्पन में परिवर्तन चूसक, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है पत्ती में जल में जो बाष्पन होता है वो किसके कारण होता है? तो चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। किसके तो कारण होता है? चूसक खिंचाव बल के कारण। मानव के शरीर में किस ग्रंथि से पसीना नहीं आता? तो मानव के शरीर में किस ग्रंथि से? ओठ या श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। कहाँ ग्रंथियाँ नहीं होती हैं? जैसे हमारी पूरी बॉडी में क्या पसीना आता है, लेकिन हमारे ओठों पे पसीना नहीं आता क्योंकि वहाँ श्वेत ग्रंथियाँ होती ही नहीं है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। कायिक अंग मतलब जहाँ से नया पौधा बन सकता है उसको कायिक अंग कहते हैं। तो कहाँ से बन सकता है? तने से बन सकता है और पत्ती से। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पादप का मुख्य जनन अंग है क्या है? पुष्प। पादप का प्रमुख मुख्य जनन अंग क्या है? पुष्प। ज़्यादातर कहाँ से पैदा होते हैं? पुष्प से। पत्ती के कक्षा से जो कलिक या मुकुल निकलता है वह विकसित होकर कायिक कलिकाएं कहलाता है। अच्छा देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं कि जो मुकुल निकल रहा है, कलिका निकलता है, वो बात को क्या बोलती है? कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। डलिया या डहेलिया शकरकंद जड़ों द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। डलिया डहेलिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करेंगे कि जड़ों के द्वारा पौधों का उत्पादन कौन करता है? तो डहेलिया या शकरकंद। मांस और फन जैसे पादप में जनन बीजाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पौधे द्वारा जनन बीजाणुओं द्वारा होता है? तो कौन से? मार्स और फर्न। ये दोनों क्या है? मांस कटीले पौधे हैं, याद रखेंगे ये कटीले पौधे हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे ये सब क्या है? एक लिंगी पौधे हैं, मतलब इनमें एक लिंग पाया जाता है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधे होते हैं जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। एक लिंगी उभयलिंगी आप लोग समझते होंगे, मुझे इतना पता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में बदल जाता है? तो अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में। और बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में। निषेचन अंडा युग्मक कहलाता है। अब देखो निषेचित का अंडा क्या कहलाता है? क्वेश्चन आता है निषेचित अंडा क्या कहलाता है? तो युग्मज कहलाता है। निषेचन अंडा क्या कहलाता है? युग्मज, मतलब जाइगोट कहला जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये निषेचित अंडा क्या कहलाता है? तो युग्मज कहलाता है। अंडाशय में एक से अनेक बीजांड होते हैं। देखिए अंडाशय किसमें बनता है? फल। और बीजांड किसमें? बीज। तो एक अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं। एक अंडाशय में अनेक बीजांड। जैसे हम कोई फल खाते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन अंडाशय क्या है? वहाँ एक है, लेकिन बीजांड क्या अलग अलग हैं जो बीज में बदल जाते हैं। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। मतलब जब किसी वायर से हम लोग क्या करते हैं, किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो वो क्या होता है? गर्म होना शुरू हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? वो धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है? धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तप्त क्यों हो जाता है? वो किसके द्वारा तप्त होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा तप्त होता है। तप्त होता है। विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रवाह की खोज किसने की थी? जूल। विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रवाह की खोज किसने की थी? जूल ने की थी। इसीलिए विद्युत धारा की यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह की क्या होती है? कोई भी एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? फैराडे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? फैराडे ने।
रासायनिक प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की? फैराडे ने। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. अलस्टर्ड ने की। किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? एच.सी. अलस्टर्ड ने की। समतल द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार हमारे पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, मतलब क्या? काल्पनिक मतलब क्या होता है? आभासी बोल सकते हैं इसको। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। से समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बनाया तो उसको क्या, वो आभासी है। अगर वास्तविक हो तो उसको पर्दे पे ला सकते हैं, लेकिन वो काल्पनिक उसको पर्दे पे ला नहीं सकते हैं। वो हमारी आंखों पे जाके ही बनता है प्रतिबिंब। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को हाँ प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, जो प्रोजेक्टर वगैरह होता है उसमें लेंस लगे होते हैं, उसे मिरर का यूज़ नहीं किया जाता। अगर मिरर का यूज़ किया जाएगा तो उसका प्रोजेक्ट हमें पर्दे पे दिखाई नहीं देगा। इसीलिए याद रखिएगा, जो काल्पनिक इमेज होती है वो काल्पनिक होती है, तो वो पर्दे पे प्रकाशित नहीं की जा सकती, और जो इमेज क्या होती है, वास्तविक होती है, वो पर्दे पर प्रकाशित की जा सकती है। प्रकाश सरल दिशा में अनुदिशित गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? स्ट्रेट लाइन में। कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, हमेशा जिगजैग पोजीशन में नहीं चलता। इसीलिए हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो उसका प्रकाश थोड़ी दूर तक ही हमें, जैसे दरवाज़ा बंद है, जैसे ये मान लीजिए एक दरवाज़ा है और यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट लगी, तो उसका प्रकाश इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से बेंड होकर बाहर थोड़ा वो दिखाई देगा। लेकिन अगर वहीं दरवाज़ा यहाँ पे और किसी दूसरे घर में साउंड बज रहा है तो उसकी आवाज़ हमें अपने घर तक सुनाई देती है। लेकिन क्या दूसरे घर के कमरे में प्रकाश में कमरे में बल्ब जल रहा हो, क्या वो हमें दिखाई देता है, या उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है या हमारे तक आता? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है, और जबकि साउंड वेव क्या होती हैं, इस तरीके से मूव करती है। इसकी बात हम आगे करेंगे कि ये कौन सा पैटर्न है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अब देखिए, जब कोई चीज़ पे हम पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या, चमकदार वस्तु हो जाती है, और जो चमकदार हो जाती है तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? पृष्ठ दर्पण की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तने की आकृति कोनीप कहलाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, अधिक ऊंचाई पर जो पेड़ होते हैं उनके तने की आकृति कैसी होती है? तो क्या होती है? बितान या कोनीप कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेशों में कौन शेप में पेड़ होते हैं, या कोई भी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊपर कौन शेप हो जाएगा, या कोई भी पेड़ देखिए जो काफ़ी ऊंचा चला गया है या ऊंचाई पे है तो वो कौन शेप में दिखेगा हमें। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। सजीवों की जीवन इकाई क्या कहलाते हैं? वनों को। किसको कहते हैं? वन को क्या कहते हैं? सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जाता है। वनों द्वारा क्या कम किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2005 से 15 की अवधि के लिए जल दशक घोषित किया गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कि हमने जल दिवस कब से मनाया? तो जल दिवस कब से मनाया? 22 मार्च 2005 से। कब से मनाना शुरू किया? 22 मार्च 2005 से। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको कृपया ध्यान से सुने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2005 से 15, मतलब 10 सालों का जो 10 पीरियड होता है वो जल दशक। वह दशक क्या होता है? जो 10 सालों का पीरियड होता है। तो यहाँ देखिए 2005 से 15 तक गया है, मतलब 10 साल कंप्लीट हुए। तो जो 2005 से 15 तक वो टाइम पीरियड था उसको क्या बोला गया? जल दशक बोला गया। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को सीवर कहते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं। क्या कहेंगे? सीवर। याद रखिएगा, फिर भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप लोग एलपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साइंस है और साइंस हर जगह में आती है। देखिए, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस किसके कारण होते हैं? जल के प्रदूषण के कारण होते हैं। अब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, हैजा, टाइफाइड, पोलियो और एड्स, इसमें से जल जनित प्रदूषण रोग नहीं है,
तो आप क्या लगाएंगे, 8 से लगाएंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा, पाँचवा को 3 ऑप्शन देगा, चौथा ऑप्शन कोई अलग दे सकता है। इसे बिहार में क्या आता है, 5 ऑप्शन आते हैं तो 4 ऑप्शन देगा, पाँचवा अलग दे देगा, तो उसको छांटना रहता है। तो हमेशा याद रखेंगे हैज़ा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस और पेचिस, ये किसके कारण होते हैं, दूषित जल के कारण होते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्र 0.006%। अब देखिए कितना कम अमाउंट है जो हमारे पीने लायक है, और जबकि पृथ्वी पे कितना वाटर है, 70% वाटर है, जो उसमें से कितना पीने लायक है, 0.006%। संयुक्त राष्ट्र के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी उपयोग करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए, 50 लीटर। कितने का, सिर्फ 50 लीटर। अब क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति पानी का कोटा कितना निर्धारित किया गया, तो 50 लीटर। भूजल के विभिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जल तालिका क्या है, तो भूजल में जो जल का स्तर है विभिन्न स्तरों पे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, जल तालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। अब देखिए खाद क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और उर्वरक क्या होता है, मानव निर्मित लवण है। हम लोग क्या डालते हैं अपने खेतों में, खाद नहीं, उर्वरक डालते हैं। और जो खाद होती है जो गोबर से बनती है वो खाद होती है, या किसी सड़ने गलने से जो बनता है वो एक खाद होती है, वो एक प्राकृतिक होता है। खाद के उपयोग से मिट्टी जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। हम लोग खाद का उपयोग क्यों करते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे, मतलब मिट्टी जल धारण कर ले, और जब जल धारण कर लेगी उसमें नमी रहेगी तो क्या होगी, उष्ण और नमी मिलती रहेगी, जिससे पौधे की ग्रोथ होगी। फसल से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फसल से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, निराई कहते हैं। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने के लिए किया जाता है। हार्वेस्टर क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइंड आ गई, तो कंपाइंड क्या है, एक हार्वेस्टर मशीन है जिसका उपयोग क्या करते हैं, फसलों को काटने में करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीजों के भंडारों को क्या कहा जाता है, तो साइलो कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, साइलो कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, साइलो। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडार क्या कहलाएगा, साइलो कहलाएगा। लीवर में विटामिन ए, कार्ड लीवर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अब लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए, क्योंकि लीवर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा कह सकते हैं ग्रहण करने का स्रोत होता है। मतलब जो विटामिन ए है वो सबसे ज़्यादा संग्रहित कहाँ होती है, लीवर में होती है। और कार्ड लीवर में कार्ड लीवर ऑयल होता है, जो मछली का तेल है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, विटामिन डी होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग हैं, जबकि टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा जनित है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, वेरी गुड, प्रोटोजोआ के द्वारा। अतिसार प्रोटोजोआ, टाइफाइड और क्षय रोग क्या होता है, टीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी, तो वो कब होता है, हाँ, और वो किसके द्वारा होता है, वो जीवाणु के द्वारा होता है। और अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। क्लोमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा शैवाल हैं। क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये क्या है, शैवाल हैं। और जबकि राइजोपस क्या है, एक कवक है। अब देखिए यहाँ ये क्या है, क्लोमाइडोमोनास क्या है, शैवाल है। स्पाइरोगायरा क्या है, शैवाल है। राइजोपस क्या है, एक कवक है। एक राइजोबियम होता है वो अलग होता है, एक राइजोपस है वो अलग है। जीवाणु एवं इस चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं। तो किण्वन में कौन सहायक होता है, जीवाणु भी होते हैं और ईस्ट भी होता है। जैसे दही का किण्वन होता है तो उसमें कौन सा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाने योग्य होता है। इसी तरह ईस्ट या चावल के किण्वन में किसकी सहायता करते हैं, किसकी सहायता से किण्वन होता है, जीवाणुओं की सहायता से और ईस्ट की सहायता से, जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों के बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनाया गया, तो
कवक से बनाया गया। किससे बनाया गया? कवक से बनाया। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। सर्वप्रथम टीका किसने बनाया? सर्वप्रथम देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसने बनाया? तो किससे बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसके बचाव हेतु? जीवाणु रोगों के बचाव हेतु। किससे बनाया? कवक से बनाया। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चेचक के लिए टीका किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया। किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया। कब बनाया? 1798 में। कब बनाया? 1798 में। एंडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है और मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग से। अब देखिए हमें दो रोग होते हैं, एक मलेरिया होता है, एक डेंगू होता है। तो डेंगू किसके द्वारा? एडीज। डेंगू किसके द्वारा? एडीज। एडीज देखिए याद रखने का तरीका, एडीज में डा आता है और डेंगू में भी डा आता है। तो एडीज डेंगू, एडीज यहाँ भी डा और यहाँ भी डा, तो एडीज डेंगू। मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग, मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग, माँ से मादा माँ से मलेरिया। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज की। तो सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। किसने की? रॉबर्ट कोच ने। किसकी की? बेसिलस एंथ्रोसिस की खोज, जिससे एंथ्रेकस रोग होता है। अब क्वेश्चन पूछाएगा सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। किसने की? रॉबर्ट कोच ने। लेकिन जीवाणुओं के लिए टीका कब बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोज की? 1875 में। किस रोग का कारण बनता था वो? एंथ्रेकस रोग का। नींबू में कैंकर रोग कब क्वेश्चन पूछा जाता है? नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कैंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण। और गेहूं में रस्ट लग जाता है किसके कारण? कवक के कारण। किसके कारण लगता है रस्ट? कवक के कारण रस्ट लग जाता है। भिंडी में पीत रोग किसके कारण लगता है? वायरस के कारण। किसके कारण लगता है? वायरस के कारण। ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि गेहूं में रस्ट किसके कारण लगता है? तो कवक के कारण लगता है। भिंडी में पीत रोग किसके कारण लगता है? वायरस के कारण। भिंडी में पीत रोग किसके कारण लगता है? वायरस के कारण। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण लगता है? जीवाणु से होता है। किसके कारण लगता है? जीवाणु के कारण। खट्टे पदार्थों का संरक्षण किसका यूज किया जाता है? नमक का। ये तो सिंपल सा है कि हम लोग खट्टे पदार्थों का जब संरक्षण करते हैं, जैसे घर पे अचार रखा जाता है तो उसमें नमक और तेल डाला जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। जेम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा। अच्छा जैसे हम लोग खाते हैं ना जेली वाली टॉफ़ी खाते हैं तो उसमें क्या होता है? चीनी होता है। इस तरीके से ही जेम और जेली और स्क्वैश में संरक्षण किसका उपयोग किया जाता है? चीनी का उपयोग किया जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु का गुणन करते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। क्योंकि विषाणु क्या होता है? एक निर्जीव होता है। इसे पूछा जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में कौन पाया जाता है? तो वो विषाणु पाया जाता है, जो क्या होगा किसी दूसरे शरीर में जाके तभी वो गुणन करना शुरू कर देता है। जैसे किस में जाएगा? जीवाणु में जाएगा, पादप में जाएगा या जंतु में। या जंतु में इंसान भी आ जाते हैं और जानवर, दोनों जंतु में ही काउंट किए जाते हैं। अगला है मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। कीट नहीं होता, कीट द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा फैलाया जाता है? कीट के द्वारा फैलाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ये तो आपको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होती है? सूर्य का प्रकाश है, वायु है और जियोथर्मल एनर्जी है। ये सब क्या है? अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। एक टाइडल एनर्जी होता है जो समुद्र में ज्वार उठते हैं, वो भी क्या है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न के लिए जीवाश्म कोयले का उपयोग करते हैं। तो तापीय शक्ति संयंत्र
कौन कौन से, जैसे जिसमें कोयला जलाया जाता है, जिसको ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं, उसमें किसका, जीवाश्म मतलब कोयले का उपयोग किया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मृत वनस्पति को धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। कोल तार, कोयला और कोल गैस किससे प्राप्त होती हैं, कोयले से प्राप्त किया जाता है। क्या, कोल तार और कोल गैस किससे प्राप्त किया जाता है, कोयले से। कीटों के भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो गोली यूज करते हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो कोल तार से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती हैं, कोल तार से प्राप्त की जाती है। काहे की गोली होती है, नेफ्थलीन की गोली होती है। वो गोली किस चीज़ की होती है, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम के उत्पाद क्या कहलाता है, बिटुमिनस का उपयोग किया जाता है। कोलतार के स्थान पर जहाँ कोलतार यूज करते हैं उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, बिटुमिन। क्या है, बिटुमिन, जो किससे पाया जाता है, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग करने के लिए किसके लिए किया जाता है, हल्के वाहन को चलाने के लिए किया जाता है, और डीजल का उपयोग भारी वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। हल्के वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गई, ये सब क्या हल्के वाहन है। और हैवी वाहन कौन से, जैसे हमने देखा होगा बड़े बड़े मोटर हो गए, ट्रक हो गया, शिप हो गया, इनको चलाने किसका उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है, तो समुद्र में रहने वाले जीवों से। और कोयले का निर्माण किससे हुआ है, वनस्पति से। कोयले का निर्माण किसने कैसे हुआ है, वनस्पति से। और पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ, समुद्र में रहने वाले जीवों से। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया। कहाँ खोदा गया, सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में, ये कहाँ है, अमेरिका में, किसमें, 1859। पेट्रोलियम या कोयले को क्या कहते हैं, काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम कोयले को क्या कहा जाता है, काला सोना। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है, सबसे ज़्यादा गैस का, फिर उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। और सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप किसका होता है, देखिए गैस जो होती है वो इजीली जल जाती है। गैस क्या होती है, इजीली जल जाती है। और जो ठोस होता है, जैसे लकड़ी होती है, उसको जलाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसका ज्वलन ताप क्या होता है, सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव का और सबसे कम गैस का। मैग्नीशियम प्लस जल और उसके साथ क्या आता है, प्रकाश। मैग्नीशियम जल मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। मैग्नीशियम की रिएक्शन क्या कराएंगे, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा हमें। जब न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप होता है। जैसे कोई भी किसी भी चीज़ को हम जलाना शुरू करते हैं तो वो एक मिनिमम टेम्परेचर पर जलना शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कोई 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलना शुरू होता है, कोई 25 डिग्री टेम्परेचर पे जलना शुरू होता है। जैसे मान लीजिए हमारे रूम में हर चीज़ वस्तु रखी हुई, अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन क्या इस ताप पे कोई वस्तु जल रही है, नहीं। लेकिन जैसे ही माचिस को जलाएंगे और उस चीज़ में लगाएंगे तो जैसे ही उसका जो मिनिमम क्या होगा, उसका मिनिमम ज्वलन ताप होगा, वहाँ तक पहुँचेगा और वो चीज़ जलना शुरू कर देगी। माचिस पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था। ये समझिएगा, पहले किस चीज़ का मिश्रण होता था, एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस। अब देखिए चेंज क्या किया गया होगा, इसमें सफ़ेद फास्फोरस को हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये खतरनाक था, इसलिए इसको क्या किया दिया, हटा दिया गया। इसकी जगह क्या यूज किया जा रहा है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। अब क्या रहता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट, दो चीज़ें हो गई। हटा क्या है, वाइट फास्फोरस हटा दिया गया है। अब देखिए जबकि माचिस के रगड़ने वाली सतह पे कांच एवं लाल फास्फोरस होता है, तो जो माचिस की रगड़ने वाली सतह होती है जिस पे हम रगड़ के जलाते हैं उसमें क्या होता है, कांच और रेड फास्फोरस होता है। किस चीज़ को हमने हटा दिया, इससे वाइट फास्फोरस को हटा दिया है। ताप में वृद्धि, रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हम माचिस जलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है
तो उससे क्या होता है, रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट होता है, वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जल जाता है। आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वायु का ताप कट करने के लिए किसका उपयोग, CO2 का यूज किया जाता है। आग बुझाने का कार्य वायु का प्रवाह कट करना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। जैसे आग बुझाना है आपको तो क्या करेंगे, उसको किसी से ढक देंगे, जिससे उसका क्या होगा, वायु से प्रवाह कट जाएगा और उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और वो जलना कम कर देगा। या ईंधन का ताप कम करना, ईंधन का ताप कैसे कम करेंगे, सिंपल स्टेप क्या है कि उसको क्या करेंगे, उसको किसी से ढकेंगे, जब ढकेंगे तो उसमें जलन ताप मतलब जलन ताप वाला जो होता है उससे क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे भी O2 नहीं पहुँच पाएगी और उसका क्या होगा, ताप कम हो जाएगा। सभी प्रकार को आग बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है, CO2 गैस का यूज किया जाता है। सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, CO2 का। जो अग्निशामक यंत्र होता है, जो देखते हैं सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, जैसे जब कोई दहन प्रक्रिया उसमें सबसे गर्म भाग कौन होता है, तो सबसे बाहर का भाग जो होता है, आउटर लेयर। जैसे आपने मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती के बीच से आप उंगली अगर आर पार कर लेंगे तो आपकी उंगली जलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आप बाहरी कोर पे टच करेंगे आपकी उंगली जल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, बाह्य भाग में, उसके बाद मध्य में, उसके बाद आंतरिक में। आंतरिक भाग से कम टेम्परेचर होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, बाह्य भाग में। इसलिए मोमबत्ती के लौ से जलने में जब बाहर टच होता है बॉडी से तो वहाँ पे हम जल जाते हैं। बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, सबसे अच्छा दहन ताप में सबसे गर्म भाग पूछा गया तो बाहर का। और रंग कौन सा होता है, नीला, पीला और काला। सबसे ज़्यादा किस में दहन होगा, नीले में, फिर पीले में और सबसे कम काले में। क्योंकि काला इसलिए क्योंकि वो पूर्णतः जल नहीं पाता, इसलिए काले भाग में। उसी मान का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। और ये वायु के द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन से प्रदूषक हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। ज्वलनशील पदार्थ की ऊष्मीमान ज़्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। अब देखिए जैसे हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे हमने किसी सबसे ज़्यादा जलन ऊष्मीमान किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। मान लीजिए आपने घर पे गैस का सिलेंडर लाया, उसमें अभी तो कौन सी ब्यूटेन और गैस भरी हुई है, ठीक, तो उसका ऊष्मीमान क्या कम हो जाए, मतलब मान लीजिए उसमें बहुत कम ऊर्जा हो और लेकिन जलन ताप बहुत ज़्यादा हो, मतलब आपको लाइटर की जगह दूसरी चीज़ बड़ी चीज़ ला के उसको जलाने की ज़रूरत पड़े, तो क्या होगा, वो खराब गैस मानी जाएगी। तो जलन ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जलन ताप क्या होना चाहिए, कम हो जाए, मतलब बहुत हल्की ताप पे जलना चाहिए। और ऊष्मीमान क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा देने वाली होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को कपड़े में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, ना कि अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों करना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति जब आग लग जाती तो उस पर अग्निशामक का उपयोग नहीं करते, मतलब CO2 गैस का डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि उसमें अम्ल क्षार त्वचा के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। वो उससे क्या करेंगे, रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं कि नॉन मेटल से जितने भी ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, इसीलिए उसका डायरेक्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। किससे ढकेंगे, कम्बल से ढकेंगे। कम्बल से ढकने से क्या होगा, उसका हवा के से संपर्क कट जाएगा, जिससे क्या होगा, उस वहाँ पे आग प्रज्वलित होना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। वनोन्मूलन का अर्थ क्या है, वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य होना। वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है कि वहाँ पे या तो कोई आके रहने लगा है या फिर कोई अन्य इंडस्ट्रियल कार्य कराया जा रहा है। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। वनोन्मूलन से भूजल में कमी कैसे आ रही है, जैसे पेड़ हमने काट दिया तो पेड़ की जड़ें क्या होती है, पानी को नीचे तक ले जाती हैं, इसकी हेल्प से पानी क्या होगा, नीचे पहुंचेगा। जब उनको कट कर देंगे तो पानी ऊपरी सतह पे आके और सीधे समुद्र में चला जाएगा। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल किसके लिए संरक्षित हैं, किसके लिए संरक्षित हैं, पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र बोले जाते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं होती है, ये सभी क्या इन सीटो है। एक इन सीटो होता है, एक्स सीटो होता है, सभी किसका एग्जाम्पल है, इन सीटो एग्जाम्पल है।
किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा एवं जंतु को क्रमशः क्या कहते हैं? वनस्पति और प्राणी जात कहते हैं। क्या कहेंगे? वनस्पति जात। अगर पौधा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति जात। अगर जंतु होगा उसको प्राणी जात। जहाँ वन्यजीव सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है उसको क्या कहते हैं? वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। जहाँ वन्यजीव सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं क्या कहते हैं? वन्य प्राणी अभयारण्य, या बोलते हैं वन्यजीव अभयारण्य। दोनों चीज़ एक ही है। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीवों एवं पौधों को रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रेड डाटा बुक में किसे रखा जाता है? लुप्तप्राय जीव जंतु और पौधे दोनों को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। क्वेश्चन आता है प्रवासी पक्षियों का प्रवास क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का क्या है, जलवायु उनके अनुकूल नहीं बसती है और उनको भोजन की वहाँ पे क्या होती है? कमी हो जाती है, इसलिए वो प्रवास करना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। जो एक शुक्राणु होता है उसमें क्या होगा? कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। कोशिका में संघटक होते हैं वही किसमें पाए जाते? एक शुक्राणु में संघटक पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है? एक शुक्राणु नए जीव को बनाने में सक्षम होता है। जनन कोशिका में उपस्थित एक्स वाई और एक्स गुणसूत्र का आकार एक्स ग्रेटर देन वाई होता है। क्या होता है? जनन कोशिका में उपस्थित एक्स वाई और एक्स गुणसूत्र का आकार क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है बाई क्रोमोसोम। एक्स किससे बड़ा होता है? बाई क्रोमोसोम से क्या होता है? बड़ा होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। अब हम लोग जानते हैं शुक्राणु जो होता है वो किससे बना होता है? एकल कोशिका का बना होता है। लेकिन अंडाणु भी किसका बना होता है? एकल कोशिका। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुक्राणु किस कोशिका का बना है? तो एकल कोशिका का। अंडाणु भी किसका है? एकल कोशिका का। परक नली शिशु में निषेचन बाहर किया जाता है तथा विकसित अंदर होता है। देखिए परक नली शिशु जो होता है इसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं? उसका निषेचन बाहर कराते हैं। निषेचन मतलब ओव्यूल और स्पर्म जो होता है उसका मिलन बाहर कराते हैं। और लेकिन उसका वो विकास कहाँ होगा? वो भ्रूण पेट के अंदर मतलब वोमेन के ओवरी में ही उसका विकास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है। क्या बनता है? निषेचन जब किया जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मक। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि युग्मक बनता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। अंग का निर्माण कैसे बनते हैं? जब भ्रूण में कोशिका विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। जैसे टेडपोल होता है वो क्या होता है? वयस्क मेढक के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। टोडपोल छोटा सा मेढक होता है उसको बोलते हैं टेडपोल, और जब वयस्क में रूपांतरण होता है उसको रूपांतरण क्या बोला जाता है? कायांतरण बोला जाता है। टेडपोल से मेढक के रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है। I2 मतलब आयोडीन की उपस्थिति क्या है? इंपॉर्टेंट है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। द्विखंडन होने से क्या होता है? नया जीव का फॉर्मेशन होता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। जैसे क्लोनिंग क्या होती है? हमारी बॉडी पार्ट से कोई एक अंग का छोटा सा पार्ट ले लिया गया और उससे क्या हुआ? कृत्रिम रूप से विकसित कर लिया गया, उसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहलाते हैं। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? युग्मक। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन कॉमन सी बात है कि किशोरावस्था में क्या बोलेंगे? टीनेजर्स होते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ षड्यंत्र को एडम एप्पल कहते हैं। एडम एप्पल कहाँ होता है? हमारे गले के नीचे जो उभरा हुआ पार्ट होता है, आप लोग टच करके देख सकते हैं। जो बाहर को निकला हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एडम एप्पल बोलते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है हमारे में, ब्रसर पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। यहाँ टीनेजर्स की बात हुई, टीनेजर्स में क्या होता है, जो ब्रसर पुरुष हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और औरतों में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में नमक लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना द्वारा हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अब पूछा जाएगा कि रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन सा है वो, एड्रेनलिन है। और क्रोध, चिंता और उत्तेजना और हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। वृद्धि हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से। चलिए आज के लिए इतना ही। जब नए सेशन में मिलेंगे तो हम लोग 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन रहे और मैं आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, जिससे आपके नॉलेज में वृद्धि होती रहे।